100 अलग अलग व्यक्तियों का काउंट किया जाए इंटरव्यू, तो आज हमारे साथ में जो एसडीएम साहब का इंटरव्यू होगा वो 100वां इंटरव्यू होने वाला है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आंकड़ा है। और इस 100वें जी। और बाकी आपने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। दूर दूर तक स्कूल नहीं हुआ करते थे, बल्कि 15 किलोमीटर मैं साइकिल से चल करके इंटरव्यू निकला था। अनुराग श्रीवास्तव आईएएस टॉप किए थे, तो मैं लाइब्रेरी में कहीं पढ़ रहा था तो उनका देखा। वहाँ से आप सिविल की तैयारी करने लगे? केवल मेरे मन में केवल आईएएस था, उसके नीचे कुछ भी नहीं मुझे था। एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फ्री हुआ आईएएस में। प्रयागराज में प्री परीक्षा दिया और उसकी टॉप एकदम आप उसके पीछे लग गए? जुनून, मतलब कॉन्फिडेंस था कि टॉप 20 में नाम आएगा मेरा। चाहे प्री परीक्षा के 15 दिन पहले सूर्योदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है, ये मैं नहीं देखा। रूम के पीसीएस का सपना देखते देखते बाद में फिर आपको पीसीएस का पेपर देना पड़ा? पीसीएस का परीक्षा तो भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पीसीएस परीक्षा में। पीसीएस उस समय एक सिस्टम है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब वहां पर जो प्रोफेशनल ही फेल कर दिया, 300 में मात्र 33 नंबर दिए, और उसका परिणाम रहा कि हमारा कॉपी नहीं जची। जबकि हिंदी में हमको 3 मिलने से मुझे 20 साल तक इंतजार करना पड़ा है एसडीएम के पद के लिए। अब आप समझ सकते कि मेरे अंदर की कितनी पीड़ा है। ये जो 21 साल में आईएएस बन सकता था वो 20 साल में एसडीएम बन रहा है। ये एसडीएम पद पाने में आपको लेट हुआ, लेकिन आपने जो छवि अपनी क्रिएट की है, एकदम तेज तर्रार अधिकारी के रूप में लोग डरते हैं आपका नाम सुनकर। रनर है ये वेरी गुड मिश्रा जी। मतलब एक विनर है, एक रनर। तो इस समय विनर रनर लगातार 4 बार आईएएस मेंस देने वाले पूरे देश में बिरले ही ऐसे होंगे। जो है उसमें ट्विटर पर अपना दुख दर्द छलका देता हूँ। चर्चा चलते है कि आप ऐसे मतलब एक्शन इतना जल्दी लेते हैं, इतने जल्दी फैसले करते हैं कि बिरला अधिकारी ऐसा होता है जो ओबीसी का सर्टिफिकेट पठान होते हुए ओबीसी सर्टिफिकेट प्रधान पद के चुनाव जीते हुए हैं। मैंने प्रधान पद को आयोग घोषित करते शून्य घोषित कर दिया हूँ, कल है ऑर्डर पारित किया हूँ। आपने सेवरा लाला के भी किया? हाँ, सेवरा लाला के भी प्रधान पर आरोप था, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय उसके प्रधान के पक्ष में आदेश करता तो बहुत बड़ा अनहोनी करता। हम समझ इसका कोई नहीं चाहेगा कि रिकाउंटिंग हो, रिगणना हो, घोषित कर दूंगा। तो ऐसे तमाम लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके फिर प्रधान बनना शुरू कर देंगे और सोचेंगे सिस्टम को जो है तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। क्षेत्र में यह भी चर्चा चल रही है, किसी का 151 में चालान हो जाता है, उसको भी 14 दिन जेल जाना पड़ता है। उसको पता चल गया कि इस कानून का क्या मतलब है। इतना आपसे स्टेट क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे। शांत व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके, बहुत ज्यादा वहां पर विवाद होता है तो मैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हूँ, मैं तुरंत फोन पता करता हूँ क्या दिक्कत हो गई भाई। 16 दिन लगातार सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं देखा हूँ। अगर जो मुझे सुन रहे होंगे अगर वो भी ऐसा करेंगे तो निश्चित आईएएस पीसीएस 100% बन जाएंगे। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हरैया तहसील से तेज तर्रार उप जिला अधिकारी हमारे साथ में गुलाब चंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनपद में, अगर बस्ती जनपद में किसी भी तेज तर्रार अधिकारी को खोजा जाता है तो उसमें गुलाब चंद जी का नाम सबसे पहले आता है। तो इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है? आपने पढ़ाई लिखाई कैसे किया? आप पीसीएस कैसे बने? आपने आईएएस की भी तैयारी कर रखी है जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही है। तो तमाम सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं अपना एक आंकड़ा जारी करना चाहूँगा जो मेरे लिए भी एक उपलब्धि है। अगर टोटल इंटरव्यू की बात की जाए तो हमने लगभग 150 इंटरव्यू कर रखे हैं, जो हमारे चैनल पर भी अपलोड है और आप सभी देखते रहते हैं, प्यार दुलार देते हैं। लेकिन अगर 100 अलग अलग व्यक्तियों का काउंट किया जाए इंटरव्यू, तो आज हमारे साथ में जो एसडीएम साहब का इंटरव्यू होगा वो 100वां इंटरव्यू होने वाला है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आंकड़ा है। और इस 100वें इंटरव्यू में जो एक विशेष रूप से आज आप सभी के सामने पेश होगा, हम बातचीत करेंगे, उसमें हमारे साथ में एसडीएम साहब हरैया से जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद 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 जैन मिश्रा जी। और बाकी आपने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और रही बात ये कि एज ए एसडीएम हरैया तो मैं हुई हूँ, साथ ही साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ बेसिकली। और ग्रामीण भारत में तमाम ऐसी मेधाएं हैं जो छिपी रहती हैं और बड़े संघर्ष के साथ बाहर आती हैं। तो हम उनमें से एक ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहाँ पर दूर दूर तक स्कूल नहीं हुआ करते थे, बल्कि 15 किलोमीटर मैं साइकिल से चल करके इंटरमीडिएट साइंस पढ़ने के लिए गया था। आसपास 15 किलोमीटर हमारे पास विद्यालय नहीं थे। तो क्या जनपद था सर आपका? प्रयागराज जनपद। मैं मूल रूप से प्रयागराज जनपद का रहने वाला हूँ। मेरी मूल तहसील बारा है
और 12 में ग्राम मझियारी पड़ता है मेरा जन्म स्थान। 12 तहसील में थाना लालापुर पड़ता है। और वर्तमान में हमारा ग्राम मखदूमपुर है, वो जो थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी में चला गया है। 1983 के बाद मेरा परिवार जो है वहाँ से पढ़ाई लिखाई की वजह से इलाहाबाद प्रयागराज के सन्निकट जो है आ गया है। तो उसकी वजह से वर्तमान में यद्यपि हमारा जनपद कौशाम्बी में चला गया है, लेकिन मेरा मूल जनपद प्रयागराज ही है और मूल पैदाइशी मेरा ग्राम मझियारी, तहसील 12, जनपद प्रयागराज है। बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलने के बाद जो है मुझे करीब 10वीं में ये पता चला है कि मुझे कुछ कंपटीशन या इस टाइप का कुछ भावनाएं आई थी उस समय। अदरवाइज कक्षा 5 की तो बात छोड़िए, कक्षा 8 तक जो है ये जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होना है। 10वीं तक, जब 10वीं का परीक्षा रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट डिविजनर था, लेकिन हमारा जो मार्क्स था अंग्रेजी का उसमें चढ़ा नहीं था, तो रिजल्ट मेरा रोक दिया गया। तो तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत तेज थे सबसे, तो इनका कैसे रुक गया। तो मैं गया यूपी बोर्ड ऑफिस, वहाँ मैंने संघर्ष किया, लेकिन एक सप्ताह के अंदर जो है मेरा अंग्रेजी का मार्क्स जो है जब चढ़ के आया तो मैं फर्स्ट डिविजनर 382/600 मार्क्स जो मेरा प्राप्त हुआ। उस समय फर्स्ट डिवीज़न लाना बड़ा टफ था हमारे समय में। तो और लेकिन वो संघर्ष ने हमको याद दिलाया कि नहीं, कुछ है, संघर्ष करना पड़ेगा। तो मुझे गांव से पता चला कि यहाँ पर साइंस का कॉलेज है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। तो गांव में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे मतलब साइंस का कॉलेज नहीं था, तो मुझे 15 किलोमीटर पब्लिक इंटर कॉलेज मनौरी पड़ता है, जो एयरफोर्स स्टेशन भी अब कौशाम्बी में चला गया, उसमें प्रयागराज का अंश था इलाहाबाद का। तो वहाँ विद्यालय था पब्लिक इंटर कॉलेज। तो मेरे मामा ननिहाल से जो है एक टीचर थे, गुरुजी, वो वहाँ पढ़ाते थे। तो मेरी माँ जो है उनसे बात की कि मेरा एडमिशन यहाँ करा दिया जाए। तो मेरा एडमिशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटर में हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मैंने इंटरमीडिएट भी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया, प्रथम श्रेणी में, और मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। लेकिन उस समय मैंने केवल IERT का वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज में थे, तो केवल मैं उसमें फार्म भर पाया था। उस समय मुझे IIT और रुड़की का कोई जानकारी नहीं थी, मोतीलाल नेहरू निकाल का। आई डोंट नो अबाउट कि ये सब कॉलेज जो आज के समय में जो गार्जियन अपने बच्चों को 10th से 6 से ही जो है IIT JEE मेंस और ये सब करा देते थे। उस समय हमको IIT वाईटी का तो कोई पता ही नहीं था, ऐसे कॉलेज थे। संयोग से मैं IERT में बैठा और मेरा IERT में सिलेक्शन हुआ। देखिए, सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये रहा कि अगर मेरा दशमलव में नंबर अगर कम हो जाता, एक की बात नहीं, 0.50 में नंबर कम हो जाता, तो मेरा मेरिट में नाम ही ना आता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में। लेकिन मेरा नाम आ गया लास्ट में, तो मैंने ब्रांच जो सेलेक्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मिल गई। लेकिन इसका परिणाम रहा कि मैं फिर इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड टॉपर था। 88% मेरे मार्क्स आए थे और ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा 10th स्थान था, 10th रैंक स्कोरिंग में। तो और मेरा कैंपस से वहीं से सिलेक्शन हो गया था उषा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। मैं वहाँ जाके असिस्टेंट इंजीनियर रांची में रहा और फिर जमशेदपुर में भी रहा असिस्टेंट इंजीनियर। वहीं से मेरे दिमाग, और उस समय एक IAS का इंटरव्यू निकला था, अनुराग श्रीवास्तव IAS टॉप किए थे। तो मैं लाइब्रेरी में कहीं पढ़ रहा था, तो उनका देखा IAS टॉप किए थे, तो ऐसे मन में आया कि कोई बड़ी उपलब्धि है, तब ये सब आ रहा है मैगजीन में। तो लोगों से पूछा तो कहे नहीं, IAS का कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो मैंने सोचा कि अब जो भी कंपटीशन है, चाहे कितना भी टफ हो, मैं इसको क्वालिफाई करूँगा, निश्चित करूँगा। तो मैं उसके बाद जो है मैथमेटिक्स करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चला, वहाँ उषा मार्टिन में इंजीनियर हो गया। वहीं से मैं तैयारी शुरू किया। तो तैयारी करने के उपलब्धि में 1 साल तो मैं तैयारी किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। तो मैं वहाँ IIT अरे जो है जॉब जो है इंजीनियरिंग का मैंने छोड़ दिया और मैं दिल्ली चला गया। IIT जिया, वहाँ से आप सिविल की तैयारी करने लगे। केवल मेरे मन में केवल IAS था, उसके नीचे कुछ भी नहीं मुझे था। मुझे इंजीनियरिंग छोड़ना, मतलब स्टैंड इंजीनियर का जॉब छोड़ करके, जो उस समय मैं अगर वहाँ पर होता तो उसके बाद टाटा में, टिस्को में भी चला जाता, मैं विदेश चला जाता। लेकिन मेरे मन में केवल IAS था कि IAS बनना चाहिए जैसे भी। वो इंटरव्यू अनुराग श्रीवास्तव जी का पढ़ने में, जो हमारे अब अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो सर मुझे जानते भी अच्छी तरह से, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ कानपुर में। तो मैं उसके बाद मैंने ठान लिया था कि बनना तो IAS ही बनना है, अगर कोई कंपटीशन है तो IAS का है। तो हमारे ब्रदर भी थे, वो भी IAS का परीक्षा दे रहे थे, तो उनसे भी मैं जानकारी किया। फिर धीरे धीरे मैं इंटरव्यू किया, फिर रोजगार समाचार आते थे, मैंने कलेक्शन किया। फिर मैं IAS में 1998 में पहली बार बैठा।
IAS में 1998 में, पहले 21 साल पर। उस समय मैं 21 साल का था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 1998 में प्रारंभिक परीक्षा में बैठा और पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया इंडियन हिस्ट्री से। मैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, पहले मैथ फिजिक्स से शुरू किया तो, लेकिन किसी ने बताया कि इससे बहुत टफ है, यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ IITians, तो इसमें थोड़ा टफ होगा, IITians से कंपटीशन आपका है। तो मेरे मन में बैठा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मेरा चॉइस हिस्ट्री था तो मैंने हिस्ट्री ले लिया। सब्जेक्ट हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी से मैंने जो है IAS शुरू किया तैयारी, मतलब एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फ्री हुआ IAS में। प्रयागराज में प्री परीक्षा दिया और उसके बाद दिल्ली चला गया IIT GS राय में, वहाँ दिया। तो मैं पहले बार में नंबर मेरे बहुत कम आए, मतलब इतना कम भी नहीं आए, लेकिन जो आज के समय में जो सिलेक्शन का प्रारंभिक हो रहा है उस टाइप के नंबर आए। मतलब एक तरीके से आपका जहाँ पर उस समय 2000 का, हमारे समय में 2000 का था रिटर्न IAS में, तो 2000 में उस समय मेरे 798 मात्र नंबर आए। और मुझे आइडिया ही नहीं था, तैयारी भी नहीं हो पाई थी, कुछ शुरू नहीं किए थे, लेकिन ये कि अचानक प्री में हो गया तो मेंस देना पड़ा, तो करीब 800 नंबर आ गए, मतलब 2000 में। तो मुझे लगा कि इससे कोई मतलब नहीं, 40% नंबर उसका दैट डजंट मैटर, इससे सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक। फिर मैंने अगली बार 1999 में फिर परीक्षा दिया, मतलब एकदम जुनून था कि टॉप, एकदम आप उसके पीछे लग गए। जुनून मतलब कॉन्फिडेंस था कि टॉप 20 में नाम आएगा मेरा, चाहे जैसे भी, मतलब इतना हार्ड लेबर मैं करता था। परीक्षा जब प्री परीक्षा होती थी तो मैं 16 दिन, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया उस टाइम? परीक्षा के 15 दिन पहले, IAS की जब प्री परीक्षा मई जून में होती थी हमारे समय में, उसके 15 दिन पहले मैं कमरे में पैक हो जाता था। सूर्योदय नहीं देख पाता था, सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है कभी नहीं देखा। 15 दिन तो परीक्षा की, प्री परीक्षा के 15 दिन पहले सूर्योदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है, ये मैं नहीं देखा। रूम के अंदर ही खाना, रूम के अंदर पढ़ाई, सोना पढ़ाई, सोना पढ़ाई। केवल अगर निकलते थे तो 10 मिनट के लिए जो है बाहर ऐसे राउंड अप लिए गली में और फिर अंदर चले गए, किसी से कोई मुलाकात नहीं। ऐसा ना हो कि मुलाकात होने से कोई डिस्टर्ब हो, पता नहीं क्या बोल दे और माइंड सेटअप हो जाए, ठीक। 15 दिन तो एकदम से 16 घंटे, परीक्षा के पहले 15 दिन 12 से 16 घंटे। कभी कभी तो बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते रात्र हो गई, सुबह सूर्योदय हो गया, बैठे तैयारी। मतलब जुनून इतना था कि किताबें सब पलटे मेज पर और सब निकाल रहे हैं, और रात में पढ़ते पढ़ते ये बाकी अभी सोएंगे, सोए नहीं तो सुबह 7 बज गया, पढ़ते ही पढ़ते ऐसे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सूर्योदय हो गया, मतलब सूर्य निकल आया, पता चला ये तो सुबह हो गया। फिर पढ़ते रहे, फिर दिन में हमने सोए, नहा धोकर 1-2 घंटे, कोई बात नहीं, ये 16 घंटे कंटिन्यू। फिर उसमें ये था कि प्री मैंने 4 बार मेंस दिया, 4 प्री दी। 1999 में देखी, मेरा जो है जनरल स्टडीज में पूरे देश में दूसरी रैंक थी। केवल हमसे ज़्यादा नंबर IAS टॉपर थे सौरभ बाबू महेश्वरी जी, उन्होंने 600 में 346 नंबर पाए थे और हम 600 में 343 नंबर पाए थे, 343। और उसके बाद देखिए, पहले दिन पूरे देश में दूसरी रैंक, मतलब फर्स्ट परीक्षा का पहला दिन पूरे देश में दूसरे नंबर थे स्कोरर। अब दूसरे दिन जो है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और हिंदी का था, निबंध का था। निबंध में हमारे जो है 200 में मात्र 75 नंबर आए और मेरा स्कोर गया, एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, तो इन सब में 289 279 खोर करके मैंने काफ़ी लगभग 300 नंबर के आसपास जो है, 250 नंबर दोनों में आ गए। निबंध में 75 नंबर होने का परिणाम ये रहा कि मेरा 958 नंबर पर रुक गया। उस समय जब पूरे देश में 200 से 250 सीट थी, 1998 से 2001 के बीच में 250 से लेकर के 400 सीट हुआ IAS में थी, मतलब बहुत टफ। जो इस समय पूरे क्या कहते हैं मेंस में निकलते हैं, उसमें प्री में निकलते थे हमारे समय में। तो 1999 में मैं 48% नंबर लाया मेंस में, 48, 40 अचानक जंप किया, 48% पर आया। लेकिन सिलेक्शन ना होने के भाग्य में नहीं लिखा था, मुझे 200 में 75 नंबर ही निबंध में मिल गया। और मैंने फिर UPSC में राइटिंग किया, लिखा पढ़ी किया, मेरे एंथ्रोपोलॉजी में एक पेपर में मात्र 97 दे दिया, मतलब ये दैट इज कॉल्ड लक, होना नहीं था। यही अगर मुझे निबंध में 100 नंबर मिल गया होता, जो जनरली लोग 140 से 150 पार प्राप्त पर करके और टॉप 20 में नंबर लाए हैं, और केवल निबंध के दम पर 200 में 140 नंबर, 135 नंबर, 130 नंबर, ऐसे छात्र नंबर लिया करके निबंध के दम पर जो है वो 1000 के ऊपर चले गए। IAS का सपना देखते देखते बाद में फिर आपको PCS का पेपर देना पड़ा। PCS का परीक्षा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था PCS परीक्षा में। PCS उस समय ये नहीं कहना चाहिए कि PCS परीक्षा देने में ऐसा नहीं कोई देख ले कि आप PCS की भी दे रहे हो क्या, ऐसा ना कह दे कि आप तो PCS के स्टूडेंट हैं। ओनली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द IAS,
उसके नीचे पीसीएस का तो मैं बहुत बाद में जब मैं बताऊंगा, अभी जो है थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो मैं 1999 में मेरा फिर रिटर्न में रुक गया। मैंने देखा तो नंबर मार्कशीट आई है मेरी तो 958 नंबर। मैंने यूपीएससी का लिखा कि मेरे निबंध में मात्र 75 नंबर, एंथ्रोपोलॉजी में मात्र 97 नंबर, मेरा रीवैल्यूएशन किया जाए। तो यूपीएससी ने रीवैल्यूएशन किया और मुझे रिजल्ट आया, मुझे परिणाम सूचना मिली कि नहीं कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंजेस। तो उन लोगों ने बताया कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और यूपीएससी में एक सिस्टम है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब वहाँ पर जो प्रोफेशनल जो एग्जामिनर हैं जो जांचते हैं वो सही है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, हो सकता है नंबर मेरा नहीं आया है, किस्मत में नहीं था मेरे। मैं यूपीएससी में बहुत ट्राई किया कि मेरी रिवैल्यूएट हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया है, नहीं हुआ। फिर मैंने 2000 में फिर दिया, 2000 में फिर प्री दिए। उस बार 2000 पूरे अब तक के हिस्ट्री में 2000 की आईएएस एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम था। और प्री में तो मात्र पूरे देश में 35 लड़के निकले थे प्री में, उसमें भी मैं निकला था। और हिस्ट्री में पूरे देश में से करीब हिस्ट्री के 650 लड़के रहेंगे, उस 650 में मैं निकला था हिस्ट्री में। तो 3500 प्री, जो इसमें करीब 2500 तो मेंस में निकलते हैं। तो 3500 प्री में निकलने के बाद जो है मैं मेंस दिया और उस बार भी मेरा स्कोर 931 नंबर आया, कट ऑफ एकदम। अब देखिए निबंध और कम हो गया, 65 नंबर पर आ गया। मतलब यही 2 से 10 नंबर निबंध है। निबंध हमारा पहले अटेम्प्ट में 85, दूसरे अटेम्प्ट में 75, तीसरे अटेम्प्ट में 65 नंबर पर आ गया। अब देखिए ये अगर हमारा 948 तक होता तो मैं फिर इंटरव्यू के लिए चला जाता, तो हो सकता मेरा हो गया होता। इसमें भी एक सब्जेक्ट में अनएक्सपेक्टेड हमको कम नंबर मिल गया, ये कहते हैं लक। मतलब नहीं होना है तो फिर बहुत हार्ड मेहनत करने के बाद भी जो है आपको कहीं ना कहीं से ये सब गॉड, ईश्वर लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, आपको मेहनत करना है। ठीक, मुझे लगा कि किस्मत में अगर आईएएस लिखा होता तो वो निबंध में हमको 120 नंबर मिल गया होता। दूसरे पहले 99 में ही मैं सिलेक्ट हो गया होता। जब मैं पूरे देश में जीएस में 343 नंबर ला कर आया तो मुझे निबंध में 75 नंबर मिलने का मतलब कि मेरा होना नहीं था। नहीं, किस्मत में लिखा होता तो वो 120 नंबर मिल गया होता तो मैं आईएएस टॉप 20 में चला जाता। अब समझे, एक नंबर पे 1000 लड़के कम होते थे। अगर एक नंबर रिटर्न में कम है तो 1000 लड़के नीचे चले जाते थे आप। अगर एक डेढ़ नंबर कम है तो आप 1500 के नीचे चले गए। आप समझे, उस समय 958 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस था मुझे मालूम है। अगर मुझे 5-6 नंबर और मिल गया होता तो मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करके कोई ना कोई आईएएस आईपीएस तो मैं झटकी लेता इंटरव्यू के आधार पर। आप समझ चीज़ का, लेकिन नहीं हुआ। निबंध में हमारा 50 नंबर का, तीनों साल 50 नंबर का मतलब हुआ। उस 50 नंबर का परिणाम रहा कि मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। चौथे, देखिए किस्मत लक काम कर दे। चौथे अटेम्प्ट में 2001 में मैंने इस आईएएस की इस तरीके से परीक्षा दिया कि इस बार तो मेरा 100% होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए लगातार 3 मेंस देने वाले, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने वाले, इंग्लिश में अच्छी राइटिंग होने वाले, इंग्लिश में लिखने वाले, चौथे अटेम्प्ट में इंग्लिश में ही फेल कर दिया और 300 में मात्र 33 नंबर दिए। और उसका परिणाम रहा कि हमारा कॉपी नहीं जची। जबकि हिंदी में हमको 300 में 197 नंबर मिला और इंग्लिश में 33 नंबर मिला। आप समझे चीज़ का, ये क्यों मिला, कैसे मिला, किस आधार पर मिला, इसका कोई प्रश्न नहीं था। नहीं मिला तो कॉपी जची नहीं, पूरी की पूरी सजाई हुई कॉपी, लिखी लिखाई हुई कॉपी, मेरा इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। तो आपने रीचेकिंग के लिए नहीं कुछ? इसमें जब अब इंग्लिश में क्या रीचेक कराएंगे, जब इंग्लिश में 33 नंबर दे दिए तो इंग्लिश के प्रोफेशनल से कौन लड़ेगा जा करके। अब उन्होंने कैसे दे दिया, हो सकता है उनको मतलब लगातार 3 मेंस आईएएस को देने वाले, इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने वाले। मेरा ग्रेजुएशन में इंग्लिश जनरल इंग्लिश था, वहाँ भी मेरे 55 नंबर थे, 55% नंबर थे। इंग्लिश मीडियम में इंजीनियरिंग परीक्षा करने उसके बाद भी इंग्लिश में मेरा नंबर 33-300 पकड़ा दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं होना है। मैं उसी समय जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिया था ऐसे ट्राई करने के लिए इस तैयारी के साथ। तो मेरा पहले बार में नायब में सिलेक्शन हो गया, नायब बन गया। तो मुझे लगा कि अब जो है आईएएस नहीं बन पाया तो आईएएस नहीं मिलना है और पीसीएस में परीक्षा देंगे तो एसडीएम मिलेगा। तो मैं 1998, 99, 2000, 2001 लगातार पीसीएस परीक्षा दिया। इसके बाद मैं दे देता था परीक्षा पीसीएस का, उसमें लगातार मेरा सिलेक्शन हुआ है। नायब क्या कहते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर, उसमें कंबाइन कर दिया गया था। क्या कहते हैं वो असिस्टेंट सेल्टेक्स अफसर, उसमें एक एसटीओ को उसमें पद हुआ करता था, असिस्टेंट अकाउंट अफसर। चारों बार मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है अच्छे मेरिट में। लेकिन मेरा उस समय चॉइस केवल एसडीएम और डीवाईएसपी थी। तो वो जो है मेरा, और वहाँ पर देखिए
एडवर्स हो गया। वहाँ निबंध में मेरा सबसे अच्छा नंबर था। पीसीएस वाले चारों बार में मेरा निबंध में 100 के ऊपर रहता था। अब समझने चीज़ का मतलब निबंध में अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन पीसीएस में जो सिलेक्शन मेरे हुए हैं वो मेरा प्रायोरिटी केवल एसडीएम थी, बस एसडीएम और डीवाईएसपी 2 की प्रायोरिटी थी। उसके बाद तीसरी मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। मैंने 4 बार दिया। इवन फार्म तो मैं अभी तक भरा था, क्योंकि मैं कम उम्र में सेलेक्ट हो गया था, तो मेरे पास पूरा अभी तक फार्म भरने के 2018 तक मैं फार्म भरा था पीसीएस का, लेकिन परीक्षा देने का मौका नहीं मिलता था भाई। 10 लाख हो गए थे, परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। तो अब मेरा इंपॉर्टेंस देखिए कैरियर का, केवल एक थोड़ी से मेरी लक नहीं काम किया है। 958 नंबर, अगर यही 972 होता तो मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाता। और निबंध में हमारा 40 नंबर बड़े आसानी से बढ़ सकता था। 75, 25, 110 नंबर तो हमको, 100 नंबर तो मिल ही सकता था, 90 तो मिल ही सकता था। अब समझे चीज़ का, 10 नंबर तो मिल ही सकता था और बढ़ करके 75 से 85 तो हो ही सकता था। लेकिन इसके न मिलने से मुझे 20 साल तक इंतजार करना पड़ा है एसडीएम के पद के लिए। अब आप समझ सकते कि मेरे अंदर की कितनी पीड़ा है। ये जो 21 साल में आईएएस बन सकता था वो 20 साल में एसडीएम बन रहा है। ये भाग्य का कहीं ना कहीं से वो था। और अब देखिए क्या होता है। मेरी शादी 2001 में कान्यकुब्ज परिवार में होती है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पर एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि भाई आप जो है, हमारी मतलब मदर इन लॉ थी, हमारे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो मेरे साथ शादी हुई। और ये मेरी मतलब मीडिएटर रहे कि भाई इनको ध्यान रखना है आपको, मदर इन लॉ को, क्योंकि फादर इन लॉ है नहीं तो फिर इनको आप ही देख रेख करेंगे, क्योंकि लड़का नाबालिग है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी माँ एक वो है, ये भी मेरे साथ बनी रहेंगी, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ जो है वो सुषमा तिवारी, वो बलिया की, बेसिकली बलिया की पढ़ी लिखी हैं। और बहुत ही मतलब एक कह लीजिए कि इतनी सभ्य, सौम्य, और आगे इस यहाँ मुकाम तक पहुँचाने में मेरी जो माता हैं, उनके साथ साथ मेरी सास जो 2011 के बाद है, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इस स्थिति में पहुँचाने के लिए। अब एक थोड़ा सा बताएं कि मेरी माता मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत हार्ड मेहनत की हैं। आप, मैं बता रहा हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा गांव 15 किलोमीटर दूर था इलाहाबाद से, प्रयागराज से, और 15 किलोमीटर वो आटा दाल चावल लेकर के इलाहाबाद आके मुझे पहुंचाती थी। अब समझने चीज़ का। और मैं बहुत ही उस टाइप का सात्विक था, मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरा केवल पढ़ाई पर ही ध्यान रहता है। पढ़ाई कहते तो मैं कुछ भी, इवन आप समझ लीजिए कि आज की जो कल्चर है वो कल्चर में, इसे जो यहाँ इसमें मतलब पद होल्ड होने के बाद भी नहीं वो मैं कल्चर आज तक अपना पाया हूँ। आप समझ लीजिए, ठीक है। तो भारत में जो है, वैसे अभी आपने सर जानकारी दिया कि हम आईएएस के पेपर के साथ में लगातार 4 बार हम पीसीएस में हमारा सिलेक्शन हुआ, ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। चूँकि अब इतनी बड़ी आपने सफलता अर्जित किया, आज के टाइम में आपने बताया कि थोड़ा एसडीएम पद पाने में आपको लेट हुआ, लेकिन आपने जो छवि अपनी क्रिएट की है, एकदम तेज तर्रार अधिकारी के रूप में लोग डरते हैं आपका नाम सुनकर। जिले में जहाँ जिस भी जिले में आप रहते हैं वहाँ पर आप ही का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा बोर्ड आप देख रहे होंगे नेम प्लेट में, उसमें लिखा होगा आईएएस से जो है 4 मेंस एग्जाम जो है, ठीक है। तो बहुत से हमारे यहाँ पत्रकार आए, कहें जो है सर क्या आप आईएएस भी हैं क्या? हम कहा नहीं, आईएएस तो नहीं है, लेकिन आईएएस के उसमें मतलब नॉन लिस्टेड में है, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड रनर हैं। हाँ रनर है। ये क्या, वेरी गुड मिश्रा जी, मतलब एक विनर है एक रनर। तो इसमें विनर रनर और सिल्वर मेडल होता ना चल रहा है, तो मैं रनर हूँ आईएएस का। और यूपीएससी में अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी मैं मतलब लग रहा हूँ कि शायद अगर कहीं से मेरा रिवेलवेट हो जाए तो मुझे कुछ नहीं, यूपीएससी अगर उस समय का एक बार मौका दे दे इंटरव्यू के लिए तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो अभी इस उम्र में मुझे सीनियरिटी मिल जाए। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं, चूँकि दिल से मुझे ये नहीं लग रहा है कि मुझे निबंध में इतना नंबर मिलेगा। जब पूरे देश में मैं दूसरी रैंक जनरल स्टडीज में ला सकता हूँ, क्योंकि आईक्यू लेवल केवल जनरल स्टडीज बताता है, इसीलिए इस समय केवल जनरल स्टडीज का है, सीसेट है हो रहा है। तो अगर जनरल स्टडीज में कोई लड़का पूरे देश में दूसरा रैंक ला रहा है तो उसका सिलेक्शन ही ना हो, तो इसके मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी से फॉल्ट हो गया है, या तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था वो पद। तो मुझे जो इवेलुएट लगा कि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था, नहीं तो 1998 से 2001 में लगातार 4 बार आईएएस मेंस देने वाले
पूरे देश में बिरले ही ऐसे होंगे जिनका आईएएस में सिलेक्शन ना हुआ हो, मतलब कंटिन्यू 4 मेंस। ऐसा लड़का कमजोर होगा तो वो अगले साल प्री में नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लोग पहली बार में आईएएस में कोई पद पा जाते हैं, अगली बार प्री में नहीं होते हैं। मैं लगातार 1998, 1999, 2000, 2001 में, तब जब 200 से लेकर के 400 तक आईएएस में सीट हुआ करती थी, 2500 से 3500 आईएएस प्री में लोग निकलते थे, लगातार 4 बार में दिया हूँ, तब जब बहुत टफ पेपर हुआ करते थे, उसमें बहुत टफ हुआ करते थे। और अब तक के इतिहास में 2000 का आईएएस का प्री एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम था पूरे देश में, तो उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया पूरे देश में, समझ लीजिए ना। तो पूरे देश में टॉप 2500 के स्टूडेंट बनना भी एक गौरव की बात है। ऑल इंडिया में पॉपुलेशन देख रहे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने आईआईटीएन हैं, कितने आईआईएम क्वालिफाइड हैं, कितने बड़े बड़े टॉप कॉलेज के 1998 से 2001 के बीच में तमाम आईआईटी रुड़की के लड़के थे, उनके बीच में उनको मैं एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जहाँ पर एक कक्षा 6 से ABCD मैंने पढ़ा हूँ, उसके बाद भी मैं लगातार 4 बार आईएएस मेंस दिया हूँ। ऐसे तमाम छात्रों को पीछे करते हुए देश में 2500, और मेंस में मेरा जो है मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल ना होना, इट मीन्स ये मतलब नहीं कि मेरा सिलेक्शन, मेरा वो मेंस इंटरव्यू लायक नहीं था। इंटरव्यू कॉल उनका होता है जो टॉप के शुरू के रैंक के हिसाब से 2.5 गुना बुला लिए, तो उस समय सीट इतनी कम थी कि 750-800 को बुला लिए, हो सकता है 900 नंबर पर रहे हों, आप समझ चीज़ का। तो इसी वजह से एक रैंक में रनर हम थे, और रनर की इंपॉर्टेंस ये होता है कि उसका कहीं ना किस्मत होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे कि आईआईटी में, जो आईआईटी जेई एडवांस और आईआईटी जेई मेंस, तो जो मेंस में लड़के एडवांस में जाते हैं, तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर होता है आईआईटी का, और एक 2000 रैंक होल्डर होता है। आप देखे होंगे जब 8 सेमेस्टर आईआईटी निकालता है, तो जो 2100-3100 रैंक होल्डर होता है वो टॉपर में आ जाता है, और जो फर्स्ट रैंक होल्डर होता है वो ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं था, वो टॉपर भी रहता है, कभी कभी बहुत पीछे भी चला जाता है, आप समझ नहीं चीज़। ये साक्षात एग्जाम्पल है। तो रैंक में 9-1 आपका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुआ लगातार जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए योग्य नहीं था, केवल ये है कि हमारा लग नहीं काम किया, जो मैं उसके अंदर इंटरव्यू में नहीं बजा पाया, ठीक है। वही एग्जाम्पल है कि 3200 रैंक ला करके आईआईटीएन होल्डर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और जब कैंपस इंटरव्यू होता है, जब आईएएस की परीक्षा देता है, तो वो टॉप 20 में आता है, जो 3200 आईआईटी में जेईई एडवांस में पाया है, और आईआईटी क्वालिफाइड करता है तो वो टॉप पर रहता है रैंक में, ठीक है। वो समय परसियाँ की बात होती है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया, अगर मेरा 10 नंबर ना होता तो मैं कॉलेज में प्रवेश ही नहीं पाता। उसके बाद मैं कॉलेज में टॉप 10 में रहा हूँ, मैकेनिकल के सेकंड टॉपर था पूरे इंस्टीट्यूट में, 13 ब्रांच में टॉप 10 में रहा मैं, और 10 ना होता तो मैं एडमिशन ना ले पाता। आप समझ इंपॉर्टेंस, केवल 10 मेरा नंबर ना होता तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में। सर आपने 4 बार जब मेंस भी दिया है, इतना बड़ा आपका अनुभव रहा, तो आज के टाइम में जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, आज का समय में दौर में कंपटीशन और टफ हो गया है, ठीक है। छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, उनको 3-4 बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि हार्ड वर्क अपनाएं, हार्ड वर्क। ये दिमाग में मत बैठाएं कि वो फर्स्ट डिविजनर थे, सेकंड डिविजनर थे, थर्ड डिविजनर थे, या फोर्थ डिविजनर थे, कौन डिवीजन थे। ये तो एक इम्पोर्टेंस है कि उनके लिए लाइफ में ये पॉजिटिवनेस प्रयास करता है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो थर्ड डिवीजन भी होंगे, वो भी आईएएस बन सकते हैं, वो भी आईपीएस बन सकते हैं, वो भी पीसीएस बन सकते हैं, वो भी अच्छे पदों पर जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कैसे तैयारी करते हैं। बाजार में कोचिंग इंस्टीट्यूटों की भरमार संख्या को देखते हुए, और ये कदाचित मत देखेंगे कि इस अमुक विषय से ज़्यादा लड़के निकलते हैं, ये अगर सोच के चलेंगे तो नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। जिसमें आपका होल्ड है वो विषय लीजिए, जिस तरीके से पढ़ने का होल्ड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो तैयारी करिए। आईएएस बनना बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन है। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं आपको एकदम से बताना चाहता हूं कि मिश्रा जी देख रहे होंगे, हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है आईएएस मेंस 1998, 99, 2000, 2001। इसका लिखाने का मकसद केवल एक था कि मेरे अंदर आज भी जेहन में वो स्वीकार नहीं है कि मेरा आईएएस में हुआ नहीं। आज भी मेरे जेहन में जब भी रिजल्ट आता है तो मैं जो है उसमें ट्विटर पर अपना दुख दर्द छलका देता हूँ कि ये किस्मत की बात है कि मैं नहीं होता तो आज नहीं, आज मैं भी आईएएस अपने सामने
जो आज IAS मेंस लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट IAS लिखता मैं भी। और मुझे हरैया में SDM बनने से सबसे बड़ा गौरव मुझे जो प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर पिछले 1 2 3 IAS गए हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। एक तो अभी मेरे पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर थी, इसके पहले जो है कलाल साहब थे, और इसके पहले PC मीना थे। उसमें से अमृतपाल कौर से तो मैं अच्छी तरह से घुल मिल गया था, ही सी इज नोइंग वेरी वेल अबाउट मी। और जो PC मीना सर थे वो भी मुझे, मेरा वहाँ पर क्या कहते हैं गोरखपुर में ERO ट्रेनिंग थी अभी इलेक्शन के, विधानसभा इलेक्शन के पहले, तो उनसे मेरी उस समय मैं वहाँ पर बलिया में SDM था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी इलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान। बहुत से दोस्तों से मेरे रूबरू हुए थे, और मैंने इलेक्शन की जो क्राइटेरिया था उस संबंध में वहाँ पर जिस हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन किया, उससे हमारे सभी IAS संवर के जो लोग गए थे प्रभावित हुए थे। बाद में लोगों को पता चला कि दिस इज द पर्सन ऑलरेडी IAS का 4 मेंस दिए हुए हैं, तो लोगों को लगा नहीं कि भाई कभी कभी लक भी ऐसा होता है, बैड लक भी होता है, तो वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन मैं जिस पद पर बैठा हूँ मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 3 IAS यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इस कुर्सी पर बैठे रहे, तो मुझे थोड़ा, और मैं IIT की परीक्षा नहीं दिया हूँ, और IAS में मेरा बैड लक, मतलब लक नहीं था जो हुआ नहीं। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे अभी भी करोच रही हैं। इनमें 3 घटनाओं में मैं IIT की परीक्षा इसलिए नहीं दे पाया था, मुझे IIT की जानकारी नहीं थी कि IIT भी कोई होता है। अगर IIT की परीक्षा देता तो हो सकता है मैं IIT में सेलेक्ट हो जाता, आप समझ नहीं सीखा। लेकिन किस्मत जहाँ आपको ले जाना चाहती वहीं अब ले जाए, आपको जाना है। ठीक, ये सब पहले से, मतलब ये सब पूरी व्यवस्था है प्रकृति की। और दूसरी सबसे मुझे ज़िंदगी में कि मैं 4 IAS मेंस देते हुए लगातार, और मेरा IAS में नहीं हुआ, जबकि मैं पूरे देश के सेकंड स्कोरर था GS में, और भी सब्जेक्टों में अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन वो किस्मत नहीं काम की, या कि ये कह लीजिए कि बैड लक था, ये या कह लीजिए कि आपको मुझे यहाँ पर सेवा करना था इस अवधि में। ऐसी तमाम परिस्थितियाँ रही होंगी जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ पर बैठना पड़ा SDM के रूप में। तो जिसके हाथ से कुछ होना होता है, हो सकता है कि अच्छाई के लिए हुआ हो। बहुत से मेरे हाथ से बहुत से लोगों का वो हुआ है, कल्याण हुआ है। मतलब जो कोई नहीं कर सकता है वो मैं कर दिया हूँ कल्याण के लिए। लोग मेरा आज तलक भी नाम लेते हैं कि जहाँ कोई करने को तैयार नहीं होता था, सही कार्य को भी मैं 1 मिनट में कर देता हूँ, तुरंत बुला करके तुरंत करिए किसी। ये तो लगातार चर्चा चलती है कि आप ऐसे मतलब एक्शन इतना जल्दी लेते हैं, इतने जल्दी फैसले करते हैं कि बिरला अधिकारी ऐसा होता है जो ऐसा कर सके। हाँ, अभी अभी मैं आज कल का ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ पर एक प्रधान का इलेक्शन हुआ था पिछले साल प्रधानी का, तो उसमें हमारे यहाँ रिट पिटीशन थी। तो रिट पिटीशन में एक प्रधान पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके और प्रधान का पद चुनाव जीत गए हैं। और संयोग से मैं रिट पिटीशन सुना और बहस सुनी। बहस सुनने के बाद कल ही मैंने आदेश पारित किया हूँ कि जो प्रमाण पत्र लगाए हैं वो संदिग्ध OBC का सर्टिफिकेट पठान होते हुए OBC सर्टिफिकेट प्रधान पद के चुनाव जीते हुए हैं। मैंने प्रधान पद को अयोग्य घोषित करते शून्य घोषित कर दिया हूँ, कल है ऑर्डर पारित किया हूँ। ये भी यही ग्राम विक्रम हैदराबाद है, परशुरामपुर का। इसके पहले आपने सेवरा लाला के भी किया। हाँ, सेवरा लाला के भी प्रधान पर आरोप था, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश था। मेरे सामने स्थिति ये थी कि अगर मैं उसके प्रधान के पक्ष में आदेश करता तो बहुत बड़ा अनहोनी करता। हम समझ इसका, कोई नहीं चाहेगा कि रिकाउंटिंग हो, रिगणना हो वो, लेकिन मैंने कहा मेरी आत्मा अंतरात्मा अंदर से कही नहीं, ये संभव नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए गलत का साथ नहीं देना है। तो मैंने फिर जो है प्रधान री इलेक्शन के लिए तुरंत, मुझे लगा कि 2-1-2 वो अलग की बात है कि 3 वोट से अंतर रहा है, लेकिन इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य हैं जो उसको भी आरोप पत्र जिलाधिकारी महोदया की तरफ से भी जारी हुआ है। आरोप पत्र, उस आरोप पत्र को देखा, मैंने कहा अभी इतने हालत में ये हालत हो गई है तो इट मीन्स जो साक्ष्य है निश्चित तौर पर सही होंगे कि वहाँ भी ये जो है प्लस माइनस कर सकने की। इन दोनों का काउंटिंग सर कब तक होगा, क्योंकि आदेश तो हो गया? देखिए अभी इनकी काउंटिंग होगी, थोड़ा से क्या कहते हैं उसमें रिवीजन चल रहा है। पहले वाले में रिवीजन हुआ है और रिवीजन पेंडिंग है, तो रिवीजन पेंडिंग के दौरान अभी कोई आदेश नहीं हो, काउंटिंग नहीं हो पाएगी जब तक फाइनल नहीं होगा, क्योंकि फाइल तलब कर ली गई है। 12 को काउंटिंग थी, 12 के पहले वहाँ रिवीजन कोर्ट से, माननीय जनपद न्यायाधीश कोर्ट से फाइल तलब कर ली गई है, तो कोई रिवीजन पेंडिंग दौरान नहीं हो सकता है। दूसरा अभी 16 तारीख को आदेश कल हुआ है, तो इसमें मैं प्रधान के पद को शून्य घोषित कर दिया हूँ। ये ऐसा व्यक्ति, इन्होंने जो है पठान के होते हुए OBC के सर्टिफिकेट लगा करके, वो भी OBC के सर्टिफिकेट हरैया से नहीं जारी है, प्रयागराज से जारी करा लिया है कहीं से। यहाँ हरैया से 2 बार निरस्त हुआ, आपके जनपद से। हाँ, प्रयागराज चले गए, वहाँ से तहसीलदार से तथाकथित जारी करा दिए रातों रात जो है, और ले आके यहाँ लगा के चुनाव तो जीत गए। लेकिन ये संयोग कहिए
या यूँ कहिए कि मेरे हाथ से ये लिखा हुआ था, मुझे यहाँ आ गए और मेरे हाथ में वो रिट पिटीशन पड़ गई। सुनवाई करने के दौरान मैंने बहुत इसका अध्ययन किया। पिछले 15 दिन से मैं इस फाइल का अध्ययन कर रहा था रात में। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी सिस्टम को दुरुपयोग करे जो है। फिर मैंने कहा कि नहीं, भले अभी तक मैंने तमाम रूलिंग देखा है कि ऐसे आदेश पहले पारित हुए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये रूलिंग आर्डर पारित किया है। मैंने कहा माननीय उच्च न्यायालय की जो तमाम रूलिंग मैंने जो आदेश पारित हुए उनका मैंने अध्ययन किया और मुझे फाइनल मेरे मन में और मेरे जो मन की चेतना है आई कि नहीं, अगर ऐसे ही इसको अगर उस प्रधान को मैं सही घोषित कर दूंगा तो ऐसे तमाम लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके फिर प्रधान बनना शुरू कर देंगे और सोचेंगे सिस्टम को जो है तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा सिस्टम में। तो मैंने सुना, मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं की है कि नहीं, प्रधान गलत किया है। मैंने उसका रिट पिटीशन में जो है उसको प्रधान पद शून्य घोषित कर दिया, लंबा ऑर्डर करके जो है उसको शून्य घोषित कर दिया। इतना जल्दी आप एक्शन कैसे लेते हैं? क्योंकि आज के टाइम में तो क्षेत्र में ये भी चर्चा चल रही है, किसी का 151 में चालान हो जाता है उसको भी 14 दिन जेल जाना पड़ता है। उसको पता चल गया कि इस कानून का क्या मतलब है, इतना आपसे डरने लगे लोग। देखिए, एक CRPC 151 जो है वो जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है, ये 1861-62 में भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समय में जो 1861-62 में IPC बनी, फिर उसके बाद उसके प्रोसीजर के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना। उसमें धारा 151 CRPC की शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण धारा है और उस धारा का अगर सही सदुपयोग नहीं, वो इसीलिए बनाई गई धारा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो तहसील का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो ये अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अगर जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट CRPC के तहत फंक्शन करेगा और शांति व्यवस्था कायम रखने में अगर न्यूसेंस कुछ लोग क्रिएट करेंगे तो, और अगर वो समुचित बॉन्ड, समुचित जमानतें समय से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो फिर निश्चित तौर पर लाइबल टू सेंड टू द जेल, वो फिर 14 दिन के लिए जेल जाने के लिए स्थिति बनी रहती है उनकी। ऐसा नहीं कि वो चले ही जाएंगे, लेकिन बनी रहती है। हमारे सामने ऐसे तमाम केस आते हैं, जैसे 6 थाने, हमारे 7 थाने हैं, पेश आते हैं। मान लिया 15-20-25 पेश हुए, उसमें से 3-4 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनकी वजह से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आदमी वहाँ पर गांव में जा करके महिलाओं से अभद्रता करके आया है, आप समझे चीज़ का, गुंडाई गांव में वो मतलब उसको गुंडा पैदा कर दिया है। तो अब ऐसे आदमी को अगर हम जो है उसको केवल ये निजी मुचलके पर या कोई जमानत भी नहीं है और हम छोड़ देंगे तो मतलब फिर हम तो कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे बैठने का, आप समझे चीज़ का। फिर हम किस बात के SDM हैं, किस बात के सब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हाउ वी कौन प्रोसीड द CRPC, कैसे हम CRPC में जो पावर दी गई उसका फिर आम पब्लिक के लिए शांति व्यवस्था, लोक शांति कैसे काम कर रखेंगे। तो और उन ऐसे लोगों को जब जमानतें नहीं भी हैं और हमारे पास पर्याप्त आधार है कि इसकी कोई जमानती भी नहीं तैयार है, इसको क्षेत्र में गुंडाई किया है, तो फिर उसको तो मैंने 151 में मुझे झेलना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि उसकी अगले दिन जमानत अगर पेश होती है तो मैं जमानत सुनवाई कर लेता हूँ, और अगर जमानती आते हैं कि नहीं भाई आप, मैं जानते तैयार हूँ और शांति व्यवस्था नहीं वो बिगड़ेगी, तो मैं जमानत दे देता हूँ अगले दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो निजी मुचलके में मैं छोड़ देता हूँ, जमानती रहती है जमानती छोड़ देता हूँ। किसी का कोई गरीब आदमी मान ले धोखे से विवाद कर गया, धोखे में नहीं पता चला, कमजोर टाइप लोग हैं, वाह भाई निजी मुचलके में कोई नहीं है, इनसे कोई दिक्कत नहीं क्षेत्र में, मैं निजी में छोड़ देता हूँ। हमें कहाँ क्या करना है, लोक पर संपत्ति कैसे कायम करनी है, ये अगर सब मजिस्ट्रेट नहीं अगर पता कर पाएगा तो फिर हाउ वी कैन डू इट। मुझे मेरे पास फर्ज चालान आता है, सीट आती है, मेरे पास क्षेत्र में लेखपाल हैं, मेरे पास ग्राम प्रधान है, मेरे पास तमाम अंग हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर विवाद होता है तो मैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हूँ, मैं तुरंत फ़ोन पता करता हूँ क्या दिक्कत हो गई भाई, ठीक है। केवल मैं पुलिस जो हमारे सामने पेश करती फर्ज चालान, वो तो एक बेसिक फंडामेंटल आधार है। मेरे तमाम इन्फॉर्मेशन, मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ के साथ साथ रेवेन्यू अफसर भी हूँ, तो रेवेन्यू अफसर के नाते मुझे मालूम भी क्षेत्र में कौन आदमी किस तरह का। मेरे लेखपाल है, मैं एक बार दोनों लेखपाल से कहते भाई यहाँ पर विवाद बहुत बढ़ गया, क्या बात है, पता चल जाता है हमको। बाकी फर्द में लिखा रहता है क्या स्थिति है, और फिर सिचुएशन पता चलती कहाँ झगड़ा होना है, तो उसी हिसाब से मैं निर्णय लेता हूँ। लेकिन कोई गलत आदमी को, कोई बेसहारा, कोई असहाय, कोई निराश्रित, ऐसे लोगों को साथ मैं 24 घंटा बना रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती है। सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी युवा आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? एक तो आलस नहीं करिएगा,
और आलस मनुष्य का सबसे घातक शत्रु है, ये लिखा हुआ है। आलस मत करिएगा और जो मन में ठान लीजिए उसको करिए, सच्चे दिल से करिए प्रयत्न। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा पीरियड में अगर आप आईएएस की प्री परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस की प्री परीक्षा देने जा रहे हैं, तो किसी की तरफ नकल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। और किसी उस समय बहुत ज़्यादा लोगों से वार्तालाप मत करिएगा, क्योंकि एक से एक लड़के होंगे जो आपको बताएंगे, बहुत सी बड़ी बातें करेंगे कि मैं इतना करके आया हूँ, 200 में 199 करके आया हूँ। और या तो आप किसी के कॉपी की नकल देख लिए और पता चला पता नहीं उसने क्या बना रखा है, वो आपको निगेटिविटी क्रिएट कर देगा। इसलिए अपने पर विश्वास रखिए, होल्ड रखिए और आप स्वयं सोचिए कि 200 में 200 केवल आप कर पाएंगे, दूसरा आपसे 200 में 199 ही करेगा। ये सोच रखेंगे तो निश्चित होल्ड होंगे। नहीं तो लगातार 4 बार आईएएस मेंस और आईएएस प्री देने वाले और एकदम रनर, एक तो उस समय का रनर होना मतलब आज के समय में, उस समय के रनर मतलब समझ लीजिए कि एकदम से सिलेक्टेड ही स्टूडेंट, क्योंकि बड़ी कम सीट थी, रनर ही वो उस दायरे में था। तो एकदम ध्यान रखिए। फाइनल मेरा यही है कि आप टफ मेहनत करिए और माता पिता की सच्चे दिल में सेवा करिए। माता पिता का जो आशीर्वाद है, गुरु का जो आशीर्वाद है, वो हमेशा लगेगा। अगर आपकी परिस्थितियाँ माता पिता जो आपको जैसे कह रहे हैं अगर उसकी तरफ से ढाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हमेशा याद रखिए, माता पिता ही साक्षात ईश्वर है, माता पिता ही आपके अंदर है। अगर भगवान कृष्ण थे तो वो भी जो है ईश्वर थे। और उस समय 5000 साल आज से पहले भगवान कृष्ण जो है जब महाभारत युद्ध में गए थे तो लगभग 89 वर्ष के थे, जैसा कि साक्ष्य उपलब्ध है। तो वो उनके भी माता पिता थे, आप लोग जान ही रहे थे। तो माता पिता ही आपके भगवान होते हैं। कृष्ण भी उसी तरह के थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, सब जिनका नाम आप सुन रहे हैं सभी भगवान ही थे। तो सभी के अंदर, माता पिता के अंदर भगवान ही होते हैं। उनकी सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी, उनका रूप ही भगवान है, उनके आपके शरीर में भगवान रहते हैं, माता पिता की सेवा में भगवान रहते हैं। अगर आप सच्चे दिल से किसी का नुकसान नहीं करेंगे और हमेशा समाज की सेवा करेंगे तो आप जो है आपको साथ भगवान रहेंगे, आपके साथ किस्मत रहेगी, आप सब कुछ कर पाएंगे जो चाहेंगे। जय हिंद। दोस्तों, अभी तक आप सभी तेज तर्रार अधिकारी, उपजिला अधिकारी हर्रैया गुलाब चंद जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने तमाम सारे प्रश्नों पर फोकस किया कि किस तरीके से आईएएस बने, आप पीसीएस बने। और आईएएस का अभी तक आप सभी ने सुना कि 4 बार लगातार वो मेंस क्लियर कर चुके हैं। फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य रहा है कि आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि आप उसके साथ साथ लगातार 4 बार पीसीएस भी बने और आज के टाइम में आप हर्रैया में एसडीएम के पद पर हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए रही है और इससे एक सीख यह निकलती है कि लगातार आपको हार मिल रहा था, उसके बाद में भी आपने कभी हार माना नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है, जो भी आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, हार आप जाते हैं बेशक, लेकिन उसको मानना नहीं है, उस संघर्षों से लड़ते रहना है। तो निश्चित रूप से आप सभी को एक न दिन सफलता मिल ही जाएगी। तो आप सभी को इस वीडियो से ज़्यादा सीख लेना चाहिए। और आज मेरा भी ये 100वां इंटरव्यू रहा, इसलिए इसको थोड़ा लंबा किया गया। और सर का इतना अच्छा अनुभव निकल कर आया, 4 बार आईएएस का एग्जाम दिए, 4 बार पीसीएस का एग्जाम दिए, इतना लंबा कार्यकाल रहा है, कई जगह एसडीएम रहे हैं, बीडीए भी हमारे बस्ती में विकास प्राधिकरण के रहे हैं, आज हर्रैया में एसडीएम के पद पर हैं। तो तमाम सारे अनुभवों के बीच में तमाम सारी जानकारियां आप सभी को मिली हैं। तो इस वीडियो को सुनते रहिए आप सभी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि और जो भी युवा भाई हैं जो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, हमारे इस 100वें इंटरव्यू को इतना यादगार बनाया, अपना अमूल्य समय भी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। मेरे लास्ट में अंतिम से जाना कि आपने बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में। और आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब मैं बोले थे तो मेरे यद्यपि मैं हिचकर, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ये सब में नहीं आता हूँ, लेकिन जब मैंने बोला, आपने कहा कि नहीं हम आपके पर्सनल ग्राउंड पर ही रहेंगे, तो मुझे चलो ठीक है, मैं तैयार हो गया। दूसरा, मुझे आज भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने 16 दिन लगातार सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं देखा हूँ, अगर जो मुझे सुन रहे होंगे अगर वो भी ऐसा करेंगे तो निश्चित आईएएस पीसीएस 100% बन जाएंगे। धन्यवाद सर।